जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहाँ पर हम हिंदी साहित्य का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो स्कंदगुप्त चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों से ना इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हम जितने भी चैप्टर कर रहे हैं हम उनको क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, उसका आपको आंसर बता रहे हैं। हिंदी में बिल्कुल स्टैटिक चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ें नहीं आनी, सब वही पुरानी पूछी हुई चीज़ें पूछनी है। तो इनको लिखो, नोट्स बनाओ और रट्टा मारो, बढ़िया करके रिविज़न करो। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल है कि स्कंदगुप्त की चरित्र योजना की व्याख्या करो। सबसे पहले एक शब्द पे ध्यान देना कि चरित्र योजना होती क्या है। सीधे सीधे आसान से शब्दों में मैं आपको बताऊं चरित्र योजना क्या होती है। कि इसका मतलब ही, चरित्र योजना का मतलब ये होता है कि जो नाटक है, जो नाटक समझ लो, टीवी समझ, पिक्चर समझ लो, वेब सीरीज, कुछ भी समझ लो आप, ठीक है ना, कि उसमें चरित्रों की जो संख्या है ना, वो संख्या कितनी है, चरित्रों की संख्या कितनी है। क्या चरित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो नाटक का जो मज़ा है ना वो ख़त्म हो गया, या फिर चरित्रों की संख्या बहुत कम है जिसकी वजह से नाटक का जो मज़ा है वो ख़त्म हो गया। चरित्र ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं वरुण धवन की तरह। जो चरित्र है वो स्वाभाविक है या नहीं है, वो राजकुमार राव की तरह है या नहीं है, वो पंकज त्रिपाठी की तरह है या नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब इसको हिंदी साहित्य में इसको कहा जाता है कि चरित्र जो है ना वो सहज है या फिर नहीं है, या फिर जो राइटर है ना वो उनको अपने हिसाब से घुमा रहा है कि कभी भी किसी भी चरित्र को मार दिया, जब मन करा किसी को जिंदा कर दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया, जिंदा को मार दिया, नकली चरित्र बना दिया। तो चरित्र जो है ना वो स्वतंत्र है या नहीं है। चरित्र स्वतंत्रता का मतलब तो ये होता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है बहुत बारी तो चरित्र मरेगा। और चरित्र का कठपुतली का मतलब ये होता है कि आप चरित्र को ना कठपुतली के हिसाब से नचा रहे हो। तो बेसिकली जो चरित्र योजना होती है ना वो यही होती है कि चरित्रों की सहजता कैसी है, चरित्रों की संख्या कैसी है, चरित्र को किस तरह से उन्होंने अभिनय किया है, क्या रचना का जो स्वाद है वो बड़ा है, क्या जो दर्शक हैं उनको मज़ा आ रहा है, या फिर जो दर्शक है उनका मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये चरित्र योजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रसाद की बात करें तो प्रसाद जो है ना, जयशंकर प्रसाद, उनको विरासत में जो नाटकों की परंपरा मिली थी ना, उसमें चरित्र को साधन जबकि रस को साध्य माना जाता है। कोई भी जो नाटक होता है ना वो 2 तरह के नाटक होते हैं। एक नाटक होते हैं जो अब मैं आपको पिक्चर के एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे साउथ की जो मूवीज़ होती है ना, उनका उद्देश्य क्या होता है, परिवार के महत्व को समझाना। तो उनका जो उद्देश्य है ना वो क्या है, परिवार के महत्व को समझाना। उस महत्व को समझाने के लिए ना वो चरित्रों का यूज़ करते हैं कि चरित्र को कैसा भी दिखा दिया कि हाँ भाई परिवार को, उसमें कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जो परिवार के खिलाफ काम करते हैं, बाद में वो सुधर जाते हैं। तो वो होते हैं। एक तो पिक्चरें इस तरह की होती हैं। एक पिक्चरें वो होती हैं जिनका उद्देश्य होता है कि जो चरित्र है ना वो मेन रहे। उनका जो मेन उद्देश्य होता है ना वो रस नहीं होता है, वो ये नहीं होता, वो चाहता है कि चरित्र जो है ना वो स्वाभाविक रहे। अगर चरित्र के अंदर जो द्वंद्व है वो होने चाहिए, कि चरित्र के अंदर द्वंद्व मतलब होता है कि मैं यूपीएससी करूँ या बीपीएससी करूँ, या फिर मैं एसएससी की तैयारी करूँ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानसिक द्वंद्व। जो चरित्र के अंदर ना द्वंद्व होने चाहिए। तो 2 तरह के चरित्र होते हैं, 2 तरह की रचनाएं होती हैं। एक होती हैं जहाँ पर उद्देश्य जो होता है ना वो मुख्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चरित्र को लिया जाता है नाटक में। और एक वो होता है जहाँ पर उद्देश्य मुख्य नहीं होता, बल्कि जो चरित्र है ना उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ठीक है, उद्देश्य के ऊपर या आदर्श के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि जो चरित्र है ना उनको पूरी पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। नाटककार चरित्रों को अपनी कठपुतली की तरह नहीं नचाता। तो प्रसाद को जो परंपरा मिली थी ना, उस परंपरा में जो चरित्र थे ना उनको साधन बनाया गया था, जबकि जो रस है ना उसको साध्य माना गया था। मतलब प्रसाद से पहले के जो भी नाटक लिखे गए थे ना उनका उद्देश्य क्या होता था कि चरित्र को साधन बनाओ, उनको अपने कठपुतली के हिसाब से नचाओ, और फिर जो हम चाहते हैं ना उस रचना में उस रचना को दिखा दे। ठीक है, जो भारत में जो चरित्र प्रधान नाटक की परंपरा नहीं मिली थी उनको, जो पारसी रंगमंच होता है, जो लोकनाट्य शैली थी, जो अरस्तवी परंपरा थी, प्रसाद उससे भी परिचित थे। वो लोग भी चरित्र प्रधान नाटक नहीं लिखते थे। उन नाटकों में भी चरित्र को कठपुतली की तरह नचाया जाता था। इसी दौर में जो प्रसाद है ना उनका सामना होता है स्वच्छंदतावादी परंपरा है। स्वच्छंदतावादी परंपरा भी एक परंपरा होती है। इसमें क्या होता है, जो चरित्र होता है ना उनकी सहजता के ऊपर बड़ा बल दिया जाता है कि चरित्र जो है ना वो स्वाभाविक लगे, वो सहज लगे। ऐसा ना लगे कि जो लेखक है ना वो चरित्र को अपनी कठपुतली पे नचा रहा है, उनको अपनी उंगली पे नचाने की कोशिश कर रहा है। चरित्र जो है ना वो बिल्कुल स्वतंत्र लगे, ठीक है, और वो स्वाभाविक चरित्र। तो इन रचनाओं को कहा जाता है चरित्र प्रधान रचनाएं। जो स्वच्छंदतावादी परंपरा है वो चरित्र प्रधान रचनाएं लिखती है। तो प्रसाद जो है वो इससे बड़ा प्रभावित हुए। तो वहीं से प्रसाद ने ठान लिया कि अब से मैं उद्देश्य प्रधान नाटक नहीं लिखूंगा और अब से मैं चरित्र प्रधान नाटक लिखूंगा। मतलब
अब से मेरा सिर्फ एक उद्देश्य होगा कि मैं चरित्रों को स्वतंत्रता दूंगा। जिस समय चरित्र जैसा डिसीजन लेंगे ना, मैं वैसा ही दिखाऊंगा। मैं आर्टिफिशियल चरित्र नहीं दिखा सकता। मेरा जो मेन उद्देश्य है वो चरित्रों को स्वतंत्रता देनी है। और उसके बाद जो प्रसाद है, उनका एक अंतिम नाटक था ध्रुव स्वामिनी नाटक। ध्रुव स्वामिनी पहला ऐसा नाटक था जो चरित्र प्रधान नाटक था, जहाँ पर चरित्रों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त की अगर बात चल रही है, तो अगर हम स्कंदगुप्त की बात करें ना, तो स्कंदगुप्त जो है वो पूरी तरह से चरित्र प्रधान नाटक तो नहीं है। मतलब यहाँ पर भी चरित्र को स्वतंत्रता दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन तुलनात्मक रूप से स्वतंत्रता दी गई है। स्कंदगुप्त के अगर हम चरित्र की बात करें तो 3 तरह के चरित्र हैं। पहला है अच्छे वर्गीय के चरित्र, जैसे देवसेना है, कमला है। अगर आपको स्कंदगुप्त की समरी समझनी है ना, तो बाहुबली 1 और बाहुबली 2 पिक्चर देख लो बस। अगर आप वो पिक्चर देख लोगे, आप समझ जाओगे कि स्कंदगुप्त की जो समरी है ना वो कैसी है, क्योंकि बहुत भयंकर समरी है, पढ़ने में आपको बहुत बोरियत आएगी। ठीक है। दूसरे चरित्र कौन से हैं? बुरे वर्ग के चरित्र हैं, जैसे प्रपंच बुद्धि हो गया, विजया हो गया, ये 2 चरित्र हैं। इसके अलावा तीसरा वर्ग एक है, वहाँ पर ऐसे चरित्र हैं जिनमें अच्छाई भी है, जिनमें बुराई भी है, लेकिन अनुपात का अंतर है। कुछ लोगों में अच्छाई बहुत ज़्यादा है, बुराई बहुत कम है। कुछ लोगों में बुराई बहुत ज़्यादा है और अच्छाई बहुत कम है, जैसे कि भट्टारक हो गया, अनंत देवी हो गया। आप ये नोट्स अपने पास बना के रखें, इनको रिवीजन करें अच्छे से। ठीक है। तो स्वच्छंदतावादी नाटककार होने के कारण अब प्रसाद जो है वो भी स्वच्छंदतावादी नाटककार बन गए। तो उन्होंने चरित्रों की सहजता के ऊपर अधिक बल दिया, बजाय उद्देश्य और आदर्श के। उन्होंने चरित्र को ना एक आयामी बनाने से बचा कि जैसे कुछ बॉलीवुड में चरित्र होते हैं ना, वो बिल्कुल बुरे हैं तो बुरे ही होते हैं। जैसे बॉलीवुड के अमरीश पुरी हो गए या गुलशन ग्रोवर, इन चरित्रों को ना बुरा ही दिखाया जाता है। इनमें कोई अच्छाई नहीं होती, सिर्फ बुराई ही बुराई होती है। इनमें 0.1% भी अच्छाई नहीं होती। तो ये होते हैं एक आयामी चरित्र। जबकि जो स्कंदगुप्त नाटक है ना, वहाँ पर प्रसाद के जो चरित्र है ना, वो बहुआयामी चरित्र है। उनमें अच्छाई भी है, उनमें बुराई भी है, उनमें विचलन भी दिखाई देता है। जैसे एक स्टूडेंट में विचलन दिखाई देता है ना, कि मैं साइंस पढ़ूँ, मैं कॉमर्स पढ़ूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, मैं बीपीएससी की तैयारी करूँ, मैं या फिर मैं एसएससी की तैयारी करूँ। अब अगर कोई बच्चा ये कहते कि नहीं साहब, मेरे मन में तो ये सवाल कभी आया ही नहीं कि मैं यूपीएससी की करूँ, बीपीएससी की करूँ, मतलब क्या कि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में ये आता है कि यार मैं किस सब्जेक्ट की तैयारी करूँ, मैं ऑप्शनल कौन सा लूँ। किसी का क्लियर नहीं होता। हर कोई व्यक्ति शुरू में सोचता है कि मैं ये ऑप्शनल लूँ या फिर मैं ये ऑप्शनल लूँ। ठीक है। तो ये जो द्वंद्व है ना वो दिखाई देता है। अगर हम बात करें स्कंदगुप्त नाटक की, तो वहाँ पर जो कैरेक्टर है उसका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के चरित्र के माध्यम से प्रसाद ने दिखाने का प्रयास किया कि जो व्यक्ति बाहर से, ये भीतर को काट देना, इसकी जगह बाहर लिखना है। ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी कि जो व्यक्ति बाहर से बहुत ही साहसी है और बहुत ही नैतिक है ना, आंतरिक स्तर पर उसके अंदर घुटन और विचलन महसूस होती है। जैसे स्कंदगुप्त जो है वो हूणों से लड़ाई करता है, युद्ध करता है, ताकि अपने साम्राज्य जो मालव है उसको बचा सके। लेकिन युद्ध के बीच बीच में ना जो देवसेना है, देवसेना से वो प्यार करता है। तो देवसेना का जो आकर्षण है ना, वो बड़ा विचलन पैदा करता है कि यार एक तरफ वो युद्ध लड़ रहा है, एक तरफ देवसेना को उसकी याद देवसेना को की उसको याद आ रही है, उसका आकर्षण विचलन पैदा करता है। एक तरफ वो राज्य के दायित्व को निभाना चाहता है, दूसरी ओर उसको जो शांति है वो चाहिए, जो बौद्धों का जो निर्वाण होता है, जो योगियों की समाधि होती है, उसको उसकी तलाश है। तो ये क्या है? ये क्या है? द्वंद्व है। और नाटकों में इस तरह का द्वंद्व नहीं दिखाते। युद्ध चल रहा है और नायक जो है वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है, वो सोच रहा है कि काश ये युद्ध क्यों हुआ, काश शांति होती। किसी भी रचना में ऐसा नहीं दिखाते हैं, लेकिन प्रसाद ने दिखाया। मतलब प्रसाद ने चरित्रों को स्वतंत्रता देने की पूरी कोशिश की है। ठीक है। इसी तरह का जो द्वंद्व है वो देवसेना में भी दिखाई देता है। और अगर हम बात करें तो जो ये सिकंदर कोर्ट है ना, इसको टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इसको काट के स्कंदगुप्त लिखना। स्कंदगुप्त के चरित्र योजना में कुछ कमियां और भी हैं। सबसे पहली कमी तो ये है ना कि इसमें जो चरित्रों की संख्या है ना वो बहुत ज़्यादा है। 33 चरित्र हैं इसमें, 33 कैरेक्टर्स हैं इसमें, जिन्हें याद करना बड़ा कठिन होता है। अब क्योंकि चरित्र बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए जो तादाद में होता है ना वो बड़ा टूट जाता है। जैसे अगर वो हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, एवेंजर हो गया, आयरन मैन हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, तो आप देखोगे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाओगे ना मूवीज़, जिसने कभी एवेंजर की कोई मूवी नहीं देखी होगी, आप उसको सीधा जाके एवेंजर एंड गेम दिखा दोगे ना, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि यार ये चल क्या रहा है। क्योंकि वहाँ पर इतने सारे कैरेक्टर एक साथ आ जाते हैं ना, सबके सब 15-20 कैरेक्टर है, सुपर हीरोज़ हैं, वो सारे एक साथ आ जाते हैं, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। तो वैसा ही स्कंदगुप्त में होता है। चरित्र को जो संख्या है ना 33 वो बहुत ज़्यादा है, उसको याद करने में बड़ा कठिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कनेक्शन है ना वो टूट जाता है, जो तादाद में है ना वो टूट जाता है।
मालिनी जैसा अनावश्यक चरित्र है, बिल्कुल फालतू में डाल रखा है। मालिनी 2-3 जगह मालिनी आती है, उसको खाली फालतू में डाल रखा है। मातृगुप्त जैसा चरित्र है वो गौण चरित्र है, लेकिन उसको महत्व बहुत ज़्यादा दे दिया है। इसकी वजह से जब ज़्यादा चरित्र होंगे ना, बहुत ज़्यादा चरित्र अगर होंगे तो उनको मंच पर विकसित होने का ना पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। क्योंकि जब आप कोई नाटक देख रहे हो तो ये जो स्कंदगुप्त है, ये तो नाटक खेला जाता है मोहल्लों में, गलियों में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर बहुत सारे कैरेक्टर होंगे ना, तो हर एक कैरेक्टर को मंच पे आएगा, उसको थोड़ा विकसित होने का समय लगेगा, ताकि जो देखने वाला दर्शक है ना, उसको कनेक्शन महसूस हो सके, उसको पता चल सके कि अच्छा ये कैरेक्टर है, इसके अंदर अच्छाई ये है, इसके अंदर बुराई ये है, और ये ऐसा काम करता है। क्योंकि चरित्रों की संख्या जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो चरित्रों को मंच पर विकसित होने का ना पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, ना ही उन्हें परिस्थितियाँ मिल पाती है। तो जो तादाद में ना वो टूट जाता है। इसके अलावा प्रसाद का जो नारी चरित्र का उद्देश्य है ना वो बड़ा हावी हो गया है। इस जैसे विजया को इसलिए रखा गया ताकि देवसेना को महान दिखाया जा सके। अगर आपको एक व्यक्ति को महान दिखाना है ना, तो आपको उसके समक्ष एक दूसरा व्यक्ति और रखना पड़ेगा जो बुरा हो, तभी आप उसको महान दिखा पाओगे। तो ये प्रसाद की फिलॉसफी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो नारी चरित्र है ना, वो इस रचना में थोड़ा बहुत हावी हो गया, वो भी दिखाई पड़ता है। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। चरित्र योजना हमने आपको पूरी बता दी है। निष्कर्ष देखते हैं कि चरित्र योजना पर इतना ध्यान देने के बावजूद भी स्कंदगुप्त जो है ना वो एक उद्देश्य प्रधान नाटक ही है। लेकिन क्यों वो चरित्र प्रधान नाटक क्यों नहीं है? क्योंकि स्कंदगुप्त जो है ना वो एक ऐतिहासिक नाटक है, जहाँ पर ऐतिहासिक चरित्र को यूज़ किया गया है। और ऐतिहासिक चरित्रों के साथ समस्या ये होती है ना कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा स्वतंत्र नहीं कर सकते। इतिहास में जैसा है आपको वैसा ही दिखाना पड़ता है। ऐतिहासिक चरित्रों में जोड़ना या घटाना बहुत आसान नहीं होता है। तो स्कंदगुप्त एक बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है, क्योंकि उद्देश्य प्रधान मानसिकता से ना ये चरित्र प्रधान मानसिकता की ओर अग्रसर नाटक है। जो परिवर्तन प्रेमचंद ने उपन्यास की धारा में किया था ना, वही प्रसाद ने नाटकों की परंपरा में किया है। क्योंकि ऐतिहासिक चरित्र है तो उनमें आप कैसे जोड़ोगे? अब राम जी का वनवास हुआ था तो वो आपको वनवास दिखाना ही पड़ेगा। आप उसमें ये नहीं दिखा सकते कि राम जी ने 13 वर्ष का वनवास किया, राम जी ने 10 वर्ष का वनवास किया। 14 वर्ष का वनवास को आपको 14 वर्ष का वनवास ही दिखाना पड़ेगा। वहाँ पर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। अगर रावण बुरा था तो बुरा था, आपको वो दिखाना पड़ेगा। आप उसको बहुत अच्छा नहीं दिखा सकते हो। तो ये क्या होता है, ऐतिहासिक चरित्रों के साथ में ना एक प्रॉब्लम रहती है। तो ऐतिहासिक चरित्र ही इस नाटक में सबसे असर्वाधिक हैं, तो इसलिए चरित्रों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता जो है वो नहीं दी गई है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोट्स बना के रखें। और प्लेलिस्ट में हमारी और भी बहुत सी वीडियोज़ है हिंदी लिटरेचर की, आप जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।